हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पर मैं कुछ टाइम से बीमार ही चल रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मेरी खांसी और जुकाम जो है वो ढंग से ठीक हो नहीं रही है। इस कारण मैं आपके लिए कोई भी नई वीडियो नहीं लेके आया। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा, इसलिए मैं आज से फिर से आपकी वापस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से अपना जो टॉपिक होगा, जैसा कि हम पिछली क्लास में जहां तक हम कर चुके हैं, नर जनन तंत्र के बारे में पूरा कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे आगे से वो होगा मादा जनन तंत्र। साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना और मैं दे दूं कि भले ही हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम कुछ टाइम से ही, मतलब 2-4 दिन बाद ही, हम आपके लिए क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज लेकर आएंगे। जैसे कि पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, एक तो वो करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो मॉडल्स पेपर होंगे वो भी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो चलिए आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जिस तरीके से नरजनन तंत्र जो होता है वो उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र में व्यवस्थित होता है, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र भी उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र में व्यवस्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक रीजन, में व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने नर जनन तंत्र को 2 पार्ट्स में अध्ययन किया था, उसी तरीके से हम मादा जनन तंत्र में भी 2 पार्ट्स देखेंगे। पहला, प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत हम करेंगे एक जोड़ी अंडाशय का अध्ययन। अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। नेक्स्ट, दूसरा जो करेंगे वो है द्वितीयक जननांग, जिसे सहायक जननांग भी आप बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? पहला जो टॉपिक करेंगे इसके अंतर्गत वो होगा अंडवाहिनी। इसे हम डिंबवाहिनी भी बोल सकते हैं। इसकी इंग्लिश जो है वो है फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, दूसरा जो हम इसमें टॉपिक करेंगे वो होगा गर्भाशय, यूट्रस। नेक्स्ट, इसके अलावा टॉपिक करेंगे अगला गर्भाशय ही ग्रीवा। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक करेंगे वो होगा योनि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजाइना। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी होंगे, जैसे कि एक टॉपिक होगा जिसका नाम है भग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बलवा। इसके अलावा इसी का दूसरा नाम और है जिसे बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। ये वही है जैसे कि नर जनन तंत्र में हम बाह्य जननेंद्रिय के रूप में पेनिस यानी सेशन का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से मादा जनन तंत्र में भी भग जो होता है वो एक बाह्य जननेंद्रिय होता है। इसकी इंग्लिश जो होती है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट, इसके अलावा एक टॉपिक और करेंगे जिसका नाम है स्तन ग्रंथि, या पूरा ऐसे लिख सकते हो एक जोड़ी स्तन ग्रंथि जो मादाओं में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमें मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक करने? पहला होगा अंडाशय, दूसरा होगा अंडवाहिनी, तीसरा होगा गर्भाशय, नेक्स्ट गर्भाशय ग्रीवा, उसके बाद योनि। इसके अलावा 2 टॉपिक और अदर एक्स्ट्रा है, एक है भग और दूसरा होगा स्तन ग्रंथि। तो मैं एक ड्रॉ बना देता हूं जिसमें मैं आपको इन सभी नामों को मेंशन कर देता हूं कि कौन सा कहां व्यवस्थित होता है। तो चलिए देखिए, आप भी मेरे साथ साथ ये बना सकते हो। मुझे पता है आप बहुत टाइम से मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं बना पाया।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही है, खांसी जुकाम ठीक ही नहीं हो रही है, जिसके कारण जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता था तो कुछ ना कुछ इसमें आवाज आ ही जाती थी, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाना बीच में स्किप कर दिया। तबीयत अभी भी खराब ही है, पर स्टार्ट कर दी है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट, कि कब तक इस तरीके से हम बैठे रहेंगे। कोर्स तो आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना हो पाता उतना आप कर सकते हैं। बाकी हाँ, मैं क्वेश्चंस पेपर आपको जरूर करवाऊंगा, तो आप उन क्वेश्चन पेपर से भी आपको इन एग्जाम्स में काफी मदद मिल सकती है। तो चलिए देखिए, एक एक करके नाम देख लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक था, या यहाँ देखिए अंडाशय, तो ये कहाँ व्यवस्थित है, तो जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं, एक जोड़ी अंडाशय। नेक्स्ट अगला देखिए, फिर लिखा हुआ अंडवाहिनी, तो ये रहा पार्ट अंडवाहिनी। नेक्स्ट अगला पार्ट है गर्भाशय, तो ये जो पूरा वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं गर्भाशय। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए, गर्भाशय ग्रीवा, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं गर्भाशयी ग्रीवा। साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है ये कहा जाता है गर्भाशयी ग्रीवानाल, ग्रीवानाल। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है योनि, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट ये जो दोनों पार्ट हैं इनके डायग्राम्स अलग हैं, जो कि हम जब ये टॉपिक करेंगे तभी इनके आपको डायग्राम्स बनाएंगे, भग वाला और स्तन ग्रंथि वाला। तो आज की क्लास में जो हम आपको टॉपिक करवाने वाले हैं वो कौन कौन से समझाएंगे, एक होगा अंडाशय, नेक्स्ट इसके अलावा होगा अंडवाहिनी, इसके अलावा गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। ये आज की क्लास में आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्लास में आपको ये टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगा मैं, भगवाला और स्तन ग्रंथि। तो चलिए पहला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है अंडाशय। देखिए पहला टॉपिक अंडाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। चलिए इसको देखिए मादा जनन तंत्र के मुख्य या कहें तो प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट ये दोनों जो अंडाशय होते हैं, दोनों अंडाशय उदर गुहा में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उदर गुहा में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही साथ ये जो दोनों अंडाशय हैं, इन दोनों अंडाशयों की लंबाई जो है वो तकरीबन 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, दोनों अंडाशय, ध्यान से देखना बेटा ये लाइन, वृक्क के पीछे श्रोणि प्रदेश, जैसा कि मैंने यहां इंग्लिश आपके लिखी थी पैल्विक रीजन, वापस से लिख देता हूं पैल्विक रीजन में। लाइन ये ध्यान से देखना बेटा, कुछ लाइन ऐसी हैं जो सीधी सीधी आपकी एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी की बुक से हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है।
दोनों अंडाशय जो स्थित होते हैं वो कहाँ है? वृक्क के पीछे श्रोणि प्रदेश। ये जो श्रोणि प्रदेश शब्द है वो है उदर गुहा का निचला पार्ट जो है वो श्रोणि प्रदेश। तो दोनों अंडाशय वृक्क के पीछे श्रोणि प्रदेश में मध्य अंडाशय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोवेरियम। इंग्लिश शब्द को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मध्य अंडाशय नामक आंत्रयोजनी जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो, जैसे कि आप मध्य अंडाशय के लिखे मैंने मीजोवेरियम नामक आंत्रयोजनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिजेंट्री द्वारा दोनों अंडाशय वृक्क के पीछे श्रोणि प्रदेश में मध्य अंडाशय नामक आंत्रयोजनी द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भित्ति से संलग्न रहते हैं। लाइन को दोबारा आप पढ़ें एक बार कि दोनों अंडाशय जो व्यवस्थित होते हैं वो कहां होते हैं। देखो बेटा ध्यान से ये चीज देखनी समझनी जरूरी है कि जितना भी पार्ट होता है तो ऐसा तो नहीं है कि उदर गुहा में लटका हुआ होगा, किसी ना किसी से सदा हुआ है या उससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों अंडाशय वृक्क के पीछे स्थित होते हैं श्रोणि प्रदेश में। मध्य अंडाशय जो कि ये लिखा हुआ है ना इंग्लिश में मीजोवेरियम, ये क्या है? मीजोवेरियम, मैं नीचे एक शब्द लिख देता हूं, मीजोवेरियम एक्चुअली में पेरिटोनियम, ये एक उपकला ऊतक होता है, पेरिटोनियम का छोटा बलन होता है। तो पेरिटोनियम की छोटा बलन जो कि विशेषकर क्या होती है? एक मिजेंट्री होती है, उसके द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भित्ति से क्या रहता है? संलग्न रहता है। साथ ही साथ ये दोनों जो अंडाशय होते हैं वो श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से लिगामेंट्स के द्वारा भी जुड़ा रहता है। लिगामेंट्स जिनको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आप स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। ये भी आपको लाइन जरूर करनी है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप सबको ये तो पता ही है कि अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। यह अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ एक चीज और कि अंडाशय द्वारा दो हार्मोन का भी श्रवण होता है। दो हार्मोन कौन कौन से? एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोनों का भी सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। तो क्या क्या चीज आपको बताई गई है अंडाशय के अंतर्गत कि मादा जनन तंत्र के एक तो ये मुख्य अंग होते हैं एक जोड़ी, नेक्स्ट दोनों अंडाशय उदर गुहा में, साथ ही साथ इन अंडाशयों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है जो दो लाइन आपको लिखी गई हैं कि दोनों अंडाशय जो होते हैं वो वृक्क के पीछे होते हैं श्रोणि प्रदेश में मध्य अंडाशयी भित्ति द्वारा नामक आंत्रयोजनी द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भित्ति से संलग्न होते हैं। साथ ही साथ श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से भी ये किसके द्वारा? देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये पूरा वाला जो पार्ट है वो गर्भाशय, तो पीछे वाला पार्ट जो होगा वो आगे वाला जो पार्ट होगा वो होगा श्रोणि भित्ति। तो श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं या सदे होते हैं? लिगामेंट्स के द्वारा सदे होते हैं। साथ ही साथ अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है और इसके द्वारा दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन भी होता है, श्रवण भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट अगला जो देखना है वो अब हम गर्भाशय अभी नहीं कर रहे हैं या अंडवाय नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना। हम अंडाशय के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ने वाले हैं, वो भी देखिए आप। अंडाशय की आंतरिक संरचना, इसके लिए हम पहले ड्रॉ बना रहे हैं एक छोटा सा। ध्यान से देखिए बेटा, इस टॉपिक को समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए अंडाशय का जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी जो भाग होता है वो बना होता है विसरल पेरिटोनियम का, एक प्रकार का ये उपकला ऊतक है। तो सबसे बाहरी जो भाग होता है वो बना होता है किसका? विसरल पेरिटोनियम का।
क्लियर बेटा। नेक्स्ट अगला पार्ट देखिए, अंडाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो बना होता है सफेद रेशे युक्त संयोजी ऊतक का, जिसको इंग्लिश में मैं पूरा नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो किसका बना होता है, फिर से देखिए, सबसे बाहरी भाग बिसर पेरिटोनियम का, और जो आंतरिक स्तर होता है वो किसका बना होता है, सफेद रेशे युक्त संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो सफेद रेशे युक्त संयोजी ऊतक का जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट इसके अलावा भाग देखिए बेटा, इन दोनों लेयर्स के बीच में घनाकार कोशिकाओं की बनी, घनाकार कोशिकाओं की बनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स, घनाकार कोशिकाओं की बनी पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम। ये वही जर्मिनल एपिथेलियम होती है जैसे कि हम नरजनन तंत्र में बशर में पढ़ते हैं ना, जर्मिनल एपिथेलियम जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये जो लेयर्स जो रेड कलर में आपको बनाई है, इसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। हमने इसमें सेल्स इस तरह से घुमा के बना दिए हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है ना जर्मिनल एपिथेलियम, एक्चुअल में इनकी सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, घनाकार कोशिकाओं की बनी, कुछ इस प्रकार की इनकी सेल्स होती है, कुछ इस प्रकार की सेल्स होती है। क्लियर बेटा। और यही वो सेल्स होती हैं जो आगे चल के अंडाणु का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक वाले भाग की बात करें तो आंतरिक जो भाग होता है वो बेसिकली कैसा होता है, तंतुमयी होता है, यानी कि रेशे युक्त होता है, फाइब्रस होता है। साथ ही साथ यह जो भाग होता है वो संवहनीय संयोजी ऊतक का बना होता है। आंतरिक जो पूरा भाग होता है वो कैसा, तंतुमयी होता है, साथ ही साथ कैसा होता है, संवहनीय संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कहा जाता है, इस पूरे वाले जो पार्ट है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्लियर। नेक्स्ट इस स्ट्रोमा के भी दो भाग होते हैं। स्ट्रोमा का जो बाह्य भाग होता है, उस बाह्य भाग या पर्दीय भाग को जो बोला जाता है उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बलकुट। और जो इसका आंतरिक वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है मेडुला, हिंदी में कहते हैं इसको मध्यांश। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी मैं बार बार, मुझे चूंकि खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, इसके कारण आपको दिक्कत कहीं आ रही हो तो इसके लिए सॉरी। देखिए, तो स्ट्रोमा जो वाला भाग होता है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, अब यहां से थोड़ा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ यहां पर आपको लाइन बोलने वाला हूं, मैं कुछ लाइन यहां से हटा देता हूं ताकि मैं आपको समझाऊं। समझ बेटा ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट। इधर देखिए, ये जो कॉर्टेक्स जिसको हिंदी में कहते हैं बलकुट, बलकुट भाग में जन्म के बाद केवल परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में पुटक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल, फॉलिकल सेल्स बोल दूं मैं, पुटक कोशिकाएं, पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है, जिनका निर्माण जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। अब मैंने ये क्या लाइन लिखी है आप इसको समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहां लिखा बलकुट भाग में जन्म के बाद केवल परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में, तो यहां पहले मैं कुछ पुटक कोशिका बना रहा हूं, उसके बाद मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा ये क्या चीज है जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए।
ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या बनाया है। ध्यान से एक चीज सीखनी है, वो क्या है कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मादा जनन तंत्र वाला। तो नर जनन तंत्र आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। तो ये जब मादा जनन तंत्र वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन के दौरान हम बताएंगे शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है वृषण में। इसके अलावा अंड जनन के दौरान हम बताएंगे कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ थोड़ा सीखना जरूरी है कि शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो नर में जन्म के बाद परिपक्वन की अवस्था के दौरान, और कब 13 से 15 साल की एज के दौरान ही शुक्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है नर में। लेकिन मादाओं में ऐसा नहीं होता। मादाओं में जन्म से पहले ही, यानी कि जब एक बच्ची भ्रूणी अवस्था में ही होती है, माता के गर्भ में जब भ्रूणी अवस्था में होती है तभी उसमें अंडजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नर में ऐसा नहीं होता है। नर में शुक्रजन की प्रक्रिया जो है वो जन्म के बाद ही 12 से 15, 13 से 15 साल की एज में शुरू होती है। लेकिन स्त्री की अगर बात करें तो उनमें अंडजन की प्रक्रिया भ्रूणी अवस्थाओं में ही शुरू हो जाती है। तो भ्रूणी अवस्थाओं में कुछ पुटक कोशिकाएं बन जाती हैं और इन्हीं पुटक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो जब किसी एक बच्ची का, स्त्री का जन्म हो जाता है, तो जब वो 12 से 14 साल की एज में आते हैं तब वापस से वो अंडजन की अवस्था होती है, जो कि पुटक कोशिकाओं तो बन चुकी होती हैं, लेकिन इन्हीं पुटक कोशिकाओं के द्वारा आगे चल के अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको एक लाइन लिखी है कि इस बलकुट वाले भाग में जन्म के बाद केवल परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में क्या पाई जाती हैं? पुटक कोशिकाएं। क्योंकि पुटक कोशिकाएं जन्म से पहले बन चुकी होती हैं, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, पर पुटक कोशिकाएं बन जाती हैं और इन्हीं पुटक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं के द्वारा क्या निर्माण होता है? अंडाणु का। तो इस लाइन को आप फिर से पढ़ लो। बलकुट भाग में जन्म के बाद केवल परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन सभी पुटक कोशिकाओं, ये जितनी भी ब्लैक कलर में या रेड कलर में जितनी बनी है, ये सारी की सारी पुटक कोशिकाएं जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। तो जब ये पुटक कोशिकाएं बनती हैं तो पुटक कोशिकाएं आगे चल के, देखो मैं कुछ लिख देता हूं कि सबसे पहले जो पुटक कोशिका बनती है वो होती है प्राथमिक पुटक। जैसे कि स्टार्टिंग में ये आपके दोनों डायग्राम्स हैं, तो ये प्राथमिक पुटक। नेक्स्ट उसके बाद जब बनती हैं तो कौन सी बनती हैं? द्वितीयक पुटक कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद कौन सी बनती हैं? उसके बाद बनती है तृतीयक पुटक कोशिकाएं, और यही तृतीय पुटकाएं आगे चल के एक बड़ी पुटक कोशिका बनाती हैं जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक कोशिका बनाती है। उसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही या मध्य में पाई जाती है एक अंडाणु कोशिका, एक अंडाणु कोशिका, और यही अंडाणु कोशिका इस ग्राफियन पुटिका के फटने से बाहर निकलती है। और जब ये अंडाणु बाहर निकलता है तब ये किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो फिर से आप लाइन सीख लो, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये पूरा मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो पर्दीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। फिर मैंने बताया कॉर्टेक्स का जो पर्दीय भाग होता है इसमें जन्म के बाद केवल क्या पाई जाती हैं? पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं पुटक कोशिकाओं से आगे चल के ग्राफिन पुटक, और ग्राफिन पुटक के मध्य में ही पाई जाती है अंडाशय कोशिका। क्लियर? नेक्स्ट बाकी लास्ट पार्ट रह गया है जिसका नाम है मेडुला। तो स्टोमा का जो मध्य भाग होता है मेडुला, इस मेडुला भाग में रुधिर कोशिकाएं या रुधिर वाहिनियां लिख दूं मैं, रुधिर वाहिनियां, इसके अलावा लसिकाएं और इसके अलावा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो मेडुला वाला पोर्शन होता है, इस मेडुला वाले पोर्शन में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिकाएं पाई जाती हैं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि प्रवेश करती है कौन से वाले भाग से? ये जो वाला भाग है, इस वाले भाग का नाम मैं अभी कुछ देर पहले आपको लिख चुका था, जिसका नाम है मीजोवेरियम। अभी कुछ देर पहले जब मैं अंडाशय की संरचना या अंडाशय के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने मध्य अंडाशय हिंदी में लिखा था और इंग्लिश में लिखा था मीजोवेरियम, जो कि एक पेरिटोनियम का छोटा बनन है जिसके माध्यम से ही अंडाशय श्रोणि भित्ति के द्वारा जुड़ा हुआ था उदर गुहा की पृष्ठ पार्श्व भित्ति से। तो यह है वो मीजोवेरियम पार्ट। इस मीजोवेरियम पार्ट से ही कौन प्रवेश करती हैं? रुधिर वाहिनियां, लसिकाएं और तंत्रिकाएं अंडाशय के स्ट्रोमा या कहें तो मेडुला वाले पार्ट में प्रवेश करती हैं।
तो इस तरीके से आपका खत्म हुआ अंडाशय की आंतरिक संरचना। बस मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जब मैं आपको अंडजन की प्रक्रिया करवाऊंगा तो वहां पर ये बलकुट भाग में जो ये पुटक कोशिका मैंने बनाई है, वहां पर हम ड्राइंग थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे, ताकि आपको एक एक करके सारी पुटक कोशिका जैसे कि प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक और तृतीय पुटक को अच्छे खासे तरीके से समझा जाएगा। क्योंकि अभी के लिए हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो केवल ये कर रहे हैं कि अंडाशय की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। मैंने क्या बताया, अंडाशय का जो बाहरी स्तर होता है उसको क्या बोला जाता है, विसरल पेरिटोनियम। अंडाशय का जो आंतरिक स्तर है उसे क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि एक प्रकार का सफेद रेशे युक्त संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इन दोनों के बीच में क्यूबोइडल सेल या घनाकार कोशिकाओं की बनी क्या पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके द्वारा ही पुटक कोशिकाएं या कहो तो अंडाणु का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट, अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है उसको हमने क्या नाम बोला है, उसको बोला है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो पर्दीय भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, इसका जो मध्य भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, मेडुला। फिर उसके बाद बताया कि कॉर्टेक्स भाग में जन्म के बाद केवल परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में क्या पाई जाती हैं, पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। और लास्ट, मेडुला वाले भाग में क्या पाई जाती है, रुधिरवाहिनियां, लसिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि कहां से प्रवेश करती हैं, पेरिटोनियम का छोटा बलन जिसका नाम क्या है, मीजोबेरियम के द्वारा प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से अंडाशय और अंडाशय की आंतरिक संरचना आपकी हुई खत्म। नेक्स्ट अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है अंडवाहिनी। देखिए अंडवाहिनी, इसी को एक नाम और डिंबवाहिनी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम्स में ये आपको दिख रहा है, तो इसी का नाम है अंडवाहिनी। संख्या में आप देख रहे होंगे दोनों साइड है, दो अंडाशय हैं तो दो ही क्या है, अंडवाहिनी। तो संख्या में ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रत्येक जो अंडवाहिनी होती है वो कुंडलित पेशीय नलिका होती है। कुंडलित पेशीय नलिका होती है जिसकी लंबाई तकरीबन कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है वो अंडाशय से शुरू होकर, अंडाशय के पर्दे भाग से शुरू होकर कहां तक जाती है, गर्भाशय तक जाती है। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक जाती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फिर देखिए ध्यान से, अंडवाहिनी का जो प्रारंभिक सिरा होता है, अंडवाहिनी का प्रारंभिक सिरा जो होता है वो कैसा होता है बेटा, कीप नुमा होता है, कीप के आकार का होता है, जिसे कहा जाता है इनफंडीबुलम। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है इनफंडीबुलम, जिसको एनसीईआरटी की किताब में हिंदी में लिखा हुआ है कीपक। क्लियर बेटा। ये प्रारंभिक भाग होता है। इनफंडीबुलम के आगे की अगर तरफ हम देखें तो इनफंडीबुलम के आगे की तरफ अंगुलीनुमा कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है झालर, और इंग्लिश में से कहते हैं फिम्बरी। तो ये अंगुलीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोला जाता है, फिम्बरी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ध्यान सुनिए, अंडाशय से जब अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडाशय से जब अंडाणु का उत्सर्जन होता है जिसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित होने वाले अंडाणुओं को संग्रह करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, झालर करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको लिख लो। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं को
संग्रह करने में सहायक होते हैं। कौन? झालर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इस झालर का ही अंतिम जो सिरा होता है, झालर के अंतिम सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को बोला जाता है ऑस्टियम। क्लियर? झालर का जो अंतिम सिरा होता है, अंतिम जो सिरा होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? ऑस्टियम बोला जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अंडवाहिनी के आगे तरफ बढ़े तो अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है, अंडवाहिनी का मध्य भाग, ये कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एम्पुला, जिसे हिंदी में बोला जाता है तुम्बिका। ये वही भाग होता है जिस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि मैं बता दूं कि मैथुन क्रिया के दौरान जब शुक्राणु आते हैं तो शुक्राणु और अंडाणुओं का जो संलयन है वो किस वाले भाग में होता है? वो एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में ही संपन्न होता है। तो इस वाले भाग को बोला जाता है एम्पुला। नेक्स्ट, अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो होता है उसे कहा जाता है इस्थमस, जो कि खुल जाता है फिर किसमें? गर्भाशय में। क्लियर? तो इस तरीके से अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम है इन्फंडिबुलम, दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है एम्पुला, और तीसरा जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है? इस्थमस। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ चीजें और सीख लीजिए, और वो चीज क्या है कि अंडवाहिनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? वो संकुचनशील होती है। कैसी होती है? संकुचनशील होती है। साथ ही साथ अंडवाहिनी की जो दीवार की जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं पश्चिमावी श्लेष्मी उपकला ऊतकों की बनी हुई। ध्यान सुनने बेटा, मैंने क्या लिखा है कि ये अंडवाहिनी की जो दीवार की जो कोशिकाओं की परत होती है वो किसकी बनी होती है? पश्चिमावी जैसे मैं बता दूं, कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं, इस तरह की सेल्स होती हैं, यानी उनमें सिलिया निकले हुए होते हैं। और साथ ही साथ ये कैसी होती है? श्लेष्मी होती हैं। श्लेष्मी है तो इसका मतलब है ये किसका सीक्रेशन करती होंगी? ये कोशिकाएं श्लेष्मा का सीक्रेशन करती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि जब इस अंडाशय से जब कोई अंडाणु बाहर आएगा तो अंडाणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इस श्लेष्मी उपकला के द्वारा निकलने वाले श्लेष्मा के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ चूंकि इन उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पश्चिमावी। और अगर ये पश्चिमावी हैं तो ये क्या करती हैं कि इनके जो सिलिया होते हैं वो अंडाणुओं को आगे की तरफ, अंडवाहिनी से किसकी तरफ? गर्भाशय की तरफ धकेलने का कार्य या आगे की तरफ चलाने का कार्य करती हैं। क्लियर? तो फिर से मैं बता दूं कि अंडवाहिनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? संकुचनशील होती है, साथ ही साथ पश्चिमावी श्लेष्मी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। तो इस प्रकार से आपका अगला टॉपिक खत्म हुआ, जिसका नाम है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है गर्भाशय। देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गर्भाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूट्रस। देखिए, इसका अन्य नाम जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चादानी या बुम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है। गर्भाशय जो होता है वो उल्टे नाशपाती, आप देख सकते हो ये जो आकार बना हुआ है, कुछ मैंने ड्राइंग थोड़ा हल्का ही बनाया है, यह नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग है। क्लियर बेटा? दोनों ओर की जो अंडवाहिनी होती है वो किस में ही आकर खुलती है? वो गर्भाशय में ही आकर खुलती है। साथ ही साथ देखिए, मैं लिख देता हूं, चलो, ये दोनों ओर की अंडवाहिनी इसी में आकर खुलती है। नेक्स्ट देखिए,
जैसा कि अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको अंडाशय करवा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि अंडाशय जो है वो उदर गुहा में या श्रोणि गुहा में किस प्रकार से सदा हुआ है, तो वो लिगामेंट्स के माध्यम से सदा हुआ है। तो उसी तरीके से गर्भाशय गर्भाशय भी श्रोणि गुहा में तीन मजबूत लिगामेंट्स, जिसको हिंदी में स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा सदा होता है या के द्वारा जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, काम की लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है गर्भाशय जो है वो श्रोणि गुहा या उदर गुहा में किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है या सदा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है या सदा हुआ है लिगामेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट, गर्भाशय की तरफ देखें तो इस गर्भाशय के तीन पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फंडस। नेक्स्ट, इसका जो मेन पार्ट होता है गर्भाशय का उसे बोलते हैं गर्भाशय काय, और इंग्लिश में कहें तो इसको सीधा आप बोल सकते हो गर्भाशयी बॉडी। नेक्स्ट, इस गर्भाशय का जो अंतिम पार्ट होता है वो थोड़ा संकीर्ण होता है, सिकुड़ा हुआ, जिसे कहा जाता है गर्भाशयी ग्रीवा। तो जरा देखिए, गर्भाशय के कितने पार्ट मैंने आपको बताया, तीन पार्ट। पहला जो पार्ट है उसका नाम है फंडस। नेक्स्ट, दूसरा जो मेन पार्ट है उसका नाम है बॉडी, और लास्ट तीसरा जो संकीर्ण भाग होता है जिसे कहा जाता है गर्भाशयी ग्रीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। तो गर्भाशय कितने भाग हुए बेटा, तीन, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। क्लियर। नेक्स्ट, फिर आगे देखिए, अब यही जो सर्विक्स वाला भाग है जिसको हिंदी में लिखा हुआ है गर्भाशय ग्रीवा, यह गर्भाशय ग्रीवा एक बाह्य द्वार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल ऑरिफिस, एक बाह्य द्वार द्वारा आगे किस में खुल जाता है, योनि में खुल जाता है। आप देख सकते हो अंतिम पार्ट नीचे की तरफ लिखा हुआ है, यही गर्भाशय ग्रीवा वाला जो पार्ट है वो आगे की चलकर किस में खुल जाता है, योनि में खुल जाता है। लाइन ऐसे भी आप लिख सकते हो, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा आगे किस में खुल जाता है, योनि में खुल जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोलने वाला हूं, और देखिए अब ये पूरा जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मेन जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यही गर्भाशय, नहीं, यहां से लेकर और यहां तक और ऊपर से लेकर और यहां तक ये पूरा जो पार्ट है वो कौन सा है, गर्भाशय है। ठीक, अब जरा देखिए, गर्भाशय की जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है, मस्कुलर होती है, जो कि तीन स्तरों की बनी होती है। अब यही देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय की भित्ति कितने स्तरों की बनी होती है, तीन स्तरों की बनी होती है। यहां देखिए मैं ऊपर लिखता हूं तीनों स्तरों के नाम। देखिए बेटा, पहला स्तर जो होता है उसे कहते हैं परिगर्भाशय, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये मैं यहां से इस चीज को मिटा रहा हूं ताकि आपको तीनों लेयर्स बता सकूं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसी को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट जो होता है वो है गर्भाशयी मध्य स्तर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। नेक्स्ट, ये बीच वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं मायोमेट्रियम। नेक्स्ट, तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है गर्भाशयी अंतः स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्लियर बेटा, तो ये तीसरा जो रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब देखिए नेक्स्ट, तो आपको पता चला गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो कितने स्तरों की बनी होती है, वो तीन स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से भाग हो गए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट देखिए, ये जो पेरीमेट्रियम होता है वो बना होता है किसका, उपकला ऊतक का, विसरल पेरिटोनियम का।
ये विसर्ग पेरिटोनियम का बना हुआ एक झिल्ली में भाग होता है, झिल्ली में भाग होता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय मध्य स्तर की बात करें तो ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, चिकनी पेशियों का बना होता है। और लास्ट तीसरा जो पार्ट है वो किसका बना होता है, वो बना होता है संयोजी ऊतक का बना एक ग्रंथिल श्लेष्मी स्तर होता है। क्लियर बेटा? तो तीन पार्ट आपको याद करने। पेरीमेट्रियम जो होता है वो विसर्ग पेरिटोनियम का बना है, मायोमेट्रियम जो है वो चिकनी, आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, पेरिटोनियम जो बना होता है उपकला ऊतक का, मायोमेट्रियम बना होता है वो चिकनी पेशियों का। नेक्स्ट इसके अलावा एंडोमेट्रियम जो होता है वो किस ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। अब यहां पर आपको एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद करनी है, और वो लाइन क्या है जरा ध्यान से देखना बेटा। आर्तव चक्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या है, जब आपका ये चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा तो एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आर्तव चक्र, इसी का नाम है ऋतुस्राव चक्र, और इसी को नॉर्मली बोलते हैं पीरियड साइकिल। तो स्त्रियों में जब आर्तव चक्र, बेसिकली जब मैं ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये आर्तव चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। तो आर्तव चक्र के दौरान ये जो एंडोमेट्रियम है, रेड कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम हर 28 दिन यानी आर्तव चक्र के दौरान टूटती रहती है और नई बनती रहती है। तो स्त्रियों में जो उदर में पेट में जो दर्द होता है हर 28 या 25 दिन में जो दर्द होता है वो इसी के कारण होता है, इस एंडोमेट्रियम के टूट जाने की वजह से ही पेट में दर्द होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो है, ध्यान से देखना, आर्तव चक्र के दौरान, आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम गर्भाशय का मध्य स्तर, मध्य नहीं अंत स्तर, गर्भाशय आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि आर्तव चक्र के दौरान जो कि 28 दिन का होता है तो ये एंडोमेट्रियम टूटती रहती है और नई बनती रहती है, यानी एक चक्रीय प्रक्रम होता रहता है। तो आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, दो बार लिख दिया है सॉरी, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आप देखिए गर्भाशय मध्य स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर भी लिख सकते हो, गर्भाशय पेशी स्तर में, गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के दौरान, यानी कि जब स्त्रियों में बच्चे पैदा होते हैं तब क्या बोला है, गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के दौरान, बच्चा पैदा होने के दौरान क्या होते हैं, काफी तेज संकुचन होते हैं, काफी तेज संकुचन होते हैं। तो प्रसव के दौरान यानी कि बच्चा पैदा होने के दौरान पेट में जो बहुत ज्यादा दर्द होता है वो किसके कारण होता है, इस मायोमेट्रियम के दौरान। मायोमेट्रियम जो कि बनी हुई है किस ऊतक की, चिकनी पेशी या पेशी ऊतक की बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है। तो इस चिकनी पेशी में काफी तेज क्या होते हैं, संकुचन होते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन करनी है कि आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में तो क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन। नेक्स्ट गर्भाशय का जो मध्य स्तर है उसमें प्रसव के दौरान क्या होते हैं, काफी तेज संकुचन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक चीज और ये पढ़ लीजिए कि गर्भाशय वो भाग है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, साथ ही साथ जो भ्रूण होता है वो भ्रूण इसी एंडोमेट्रियम के पास ही क्या होता है, चिपकता है, यानी कि संलग्न जो होता है भ्रूण वो किससे होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के द्वारा ही संलग्न होता है। और यहां पर जब वो संलग्न होता है तो मैं आगे चल के आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम होगा अपरा। अपरा के माध्यम से ही भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ता है और उसके माध्यम से वो पोषण और सुरक्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक भी हुआ जिसका नाम है गर्भाशय। तो चलिए आगे की तरफ टॉपिक बढ़ते हैं। अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है योनि। हाँ एक चीज ये बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि गर्भाशय का जो अंतिम पार्ट था वो क्या था, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा की जो गुहा होती है वो गर्भाशय ग्रीवा की गुहा ही क्या कहलाती है, गर्भाशय ग्रीवा नाल कहलाती है। और अब आपका जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है योनि। चलिए इसको भी और देख लीजिए। देखिए
जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि गर्भाशय जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा किसमें खुलता है? योनि में। देखिए गर्भाशयी ग्रीवा द्वारा एक मांसल रेशे युक्त एवं ग्रंथिल विहीन नलिका समान अंग में खुलता है, नलिका समान अंग में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। योनि वेजाइना कहते हैं। तो क्या लाइन लिखी है कि गर्भाशय जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा एक मांसल रेशे युक्त एवं ग्रंथिल विहीन नलिका समान अंग में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कि योनि की भित्ति, योनि की जो ये भित्ति है, योनि की भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं, योनि की भित्ति की कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रवण करती हैं। श्लेष्मा का स्रवण यानी कि सिक्रेशन, साथ ही साथ ग्लाइकोजन का संचय भी करती हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन का संचय लिवर में भी होता है, मांसपेशियों में भी होता है। इसके अलावा यहां ये भी है कि ग्लाइकोजन का संचय किस में भी होता है? योनि में भी होता है। तो योनि की भित्ति की कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रवण और ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है श्लेष्मा, तो ध्यान से सीखिए एक चीज कि योनि के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलाई जो जीवाणु है, यहां देखिए जरा, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की किण्वन क्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा ये जो श्लेष्मा होता है, जो कि यौन की भित्ति की कोशिकाओं से निकलता है, श्लेष्मा कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जो कि योनि को संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से इसकी क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर बेटा? यहां तक भी हुआ। इसके अलावा एक लाइन जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, जैसा ही मैंने बताया, गर्भाशय ग्रीवा जो होता है उसकी जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है? गर्भाशय ग्रीवानाल। या फिर से मैं लिख देता हूं, गर्भाशय ग्रीवा की गुहा क्या कहलाती है? ये योनि वाले टॉपिक में ही है, गर्भाशयी ग्रीवा नाल। इसी का दूसरा नाम भी है सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। क्लियर बेटा? ये जो सर्वाइकल कैनाल यानी कि गर्भाशय ग्रीवा नाल जो होती है वो शिशु जन्म के समय, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, शिशु जन्म के समय यह यानी कि गर्भाशय ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर क्या बनाती है? जन्म नाल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बर्थ कैनाल का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर नोट्स बना रहे हो तो जरूर इसको इंपॉर्टेंट डालना कि शिशु जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा नाल या कह सकते हो सर्वाइकल कैनाल और योनि, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जन्म नाल का निर्माण। यानी कि प्रसव से पहले की अगर हम बात करें, शिशु जन्म से पहले की बात करें, तब तो इनके नाम यही रहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा नाल और योनि। लेकिन शिशु जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा नाल और योनि, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जन्म नाल बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज और ये कर सकते हो कि योनि जो है वो स्त्रियों में किसका काम करती है? मैथुन अंग का कार्य करती है, मैथुन अंग का कार्य। जैसे कि पुरुषों में शेषन होता है जो मैथुन अंग का कार्य करता है, उसी तरीके से स्त्रियों में योनि मैथुन अंग का कार्य करती है। इसके अलावा एक चीज और आप लिख सकते हो कि
योनि के द्वारा ही मासिक स्राव, अभी मैंने कुछ देर पहले आर्तव चक्र लिखा था, तो आर्तव चक्र के दौरान जो ब्लीडिंग होती है जिसे कहते हैं मासिक स्राव, तो योनि के माध्यम से ही मासिक स्राव को एक पथ उपलब्ध करवाया जाता है, पथ प्रदान किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये भी टॉपिक हुआ। एक बार चाहो तो रिवाइज कर लो। योनि का मैंने क्या बताया कि योनि जो है वो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा एक मांसल रेशेयुक्त ग्रंथिल भी नलका समान अंग में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है? योनि। इस योनि की जो कोशिकाएं होती हैं वो श्लेष्मा का श्रवण करती हैं, नेक्स्ट ग्लाइकोजन का क्या भी करती हैं? संचय। अब यही जो श्लेष्मा होता है उसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है उसको कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है, जिसके कारण योनि को संक्रमण से हेल्प मिल जाती है, यानी कि संक्रमण से सुरक्षा मिल जाती है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा की जो गुहा होती है, जैसे मैंने बताया, उसे गर्भाशय ग्रीवानाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो कि शिशु जन्म के समय योनि के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? जम नाल का। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि योनि मैथुनम का कार्य करती है। इसके अलावा योनि के माध्यम से ही मासिक स्राव को पथ उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये भी टॉपिक हुआ खत्म। तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्ट में कि प्राथमिक जननांग करेंगे हम अंडाशय, सहायक जननांग के रूप में हम करेंगे आपका अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा, इसके अलावा योनि। बाकी 2 पॉइंट्स आपके रह गए, एक है भग जिसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय, और दूसरा रह गया स्तन ग्रंथि। उसको हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो गई है। अगली क्लास में हम आपको भग और लास्ट टॉपिक स्तन ग्रंथि कर देंगे, तब आपका ये टॉपिक जो है वो क्या खत्म हो जाएगा? मादा जनन तंत्र खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही साथ फिर से मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन बाद ही, 2-4-5 दिन बाद ही मैं आपको पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर है, एक तो पहले आपको उनको करवा दूंगा। इसके अलावा कुछ मॉडल्स पेपर जो मैंने बना रखे हैं उनको भी मैं आपको करवाने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब की बार आपके जो पेपर्स हैं वो मार्च में नहीं, फरवरी में जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कोर्स हमारा भले ही नहीं हुआ है, पर क्वेश्चंस पेपर मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।